हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में शेयर्स को कंप्लीट किया। शेयर्स में कुछ पार्ट है जो कि अब हम लोग बाद में करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। टॉपिक होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स। टॉपिक होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स। देखिए, आपके पास जो कंपनी होती है, कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ बेसिकली दो टाइप की होती हैं। एक शेयर्स, एक डिबेंचर्स। कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है। दोनों में क्या फ़र्क होता है? शेयर्स में या डिबेंचर्स में क्या फ़र्क होता है? बेसिक फ़र्क होता है, मेरी कंपनी है मेरी कंपनी है मेरी कंपनी में किसी के पास शेयर्स हैं, वो कहलाएगा शेयर होल्डर। किसी के पास डिबेंचर्स हैं, वो कहलाएगा डिबेंचर होल्डर्स। शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिटर्न, भाई आपने शेयर्स में पैसा लगाया या आपने डिबेंचर्स में पैसा लगाया, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। शेयर्स में वो रिटर्न कहलाता है डिविडेंड, डिबेंचर में वो रिटर्न कहलाता है इंटरेस्ट। सेकंड, ये जो डिविडेंड होता है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू कंपनी। कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट इशू होगा ही होगा। इसके अलावा एक पॉइंट हमारे पास आता है, जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स कहीं ना कहीं कंपनी के ओनर होते हैं। डिवेंचर्स कहीं ना कहीं कंपनी के आप क्रेडिटर्स कह लो या लोन कह लो। फोर्थ, अगर आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं तो आपके पास वोटिंग राइट है, आप वोट कर सकते हो। कोई भी मीटिंग होगी उसमें शेयर होल्डर वोट कर सकता है। डिवेंचर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता क्योंकि वो ओनर नहीं होते। डिवेंचर्स के पास किसी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं होता। फिफ्थ, टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, आफ्टर डिवेंचर होल्डर्स बिफोर शेयर होल्डर्स। वाइंडिंग अप का मतलब है, वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी बंद हो रही है। जब कंपनी बंद होगी तो पैसा तो कंपनी ने दोनों से लिया हुआ है, शेयर होल्डर से भी लिया हुआ है और डिवेंचर होल्डर से भी लिया हुआ है। तो पहले पेमेंट किसको होगी? पहले पेमेंट शेयर होल्डर्स पर होगी।
सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो शेयर होल्डर्स को होगी। गलत। पहले पेमेंट किसको होगी? अच्छा। पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को होगी। सबसे पहले पेमेंट किसको होगी? डिबेंचर होल्डर्स को होगी। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिबेंचर होल्डर ये शेयर्स। आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्लास? जी सर। ओके सर। शेयर्स को जो पेमेंट होंगी वो आफ्टर डिबेंचर होल्डर होंगी। यानी पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट होगी, उसके बाद शेयर होल्डर को पेमेंट होगी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। डन। बेसिकली कुछ इस तरीके के डिफरेंस आते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर बात डाउट। फिफ्थ पॉइंट बताना। कौन से वाला? सर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है सर टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। टाइम ऑफ वाइंडिंग अप का मतलब है जब आपकी कंपनी बंद हो रही है। कंपनी बंद हो रही है, कंपनी ने दोनों से पैसा लिया हुआ है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। शेयर होल्डर से भी पैसा आया है, डिवेंचर होल्डर से भी पैसा आया है। अब किसका पैसा पहले वापस करें, शेयर होल्डर्स का या डिवेंचर होल्डर्स का? आंसर इज डिवेंचर होल्डर्स का। क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स का जो पैसा है वो एज अ लोन है, वो आपको पहले लौटाना पड़ेगा। ओनर्स की बात बाद में आएगी। ये है आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है जी। ओके तो सर। बोलिए। सर ये पॉसिबल है कि एक शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर भी है? हाँ हो सकता है सर, आपके पास कंपनी के दोनों हैं, आपके पास शेयर्स भी हैं, आपके पास डिवेंचर्स भी हैं। ठीक है। बिल्कुल पॉसिबल है। डन। ओके। अच्छा, अगर मैं आप लोगों के साथ एक बार कोर्स दिखाऊं ना। पहले क्या था, आपके पास जो डिवेंचर्स का कोर्स था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, इसके अलग अलग चैप्टर्स थे। अब अगर मैं एक बार चेक कर लूँ मेरा कोर्स क्या है, क्योंकि कोविड की वजह से कोर्सेज में चेंजेस आया है, तो मैं देखता हूँ पहले डिलीटेड वाला जो सिलेबस है मेरा, उसकी तरफ अगर मैं नज़र मारूँ तो डिलीटेड वाला सिलेबस जो है उसमें ये वाला पार्ट था जो डिलीट हुआ। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में लमसम और ड्रॉ ऑफ लोट्स, ये आपका डिलीट हुआ। और कमाल की बात यह है कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में था भी सिर्फ इतना ही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये ऐसे भी पता लगेगा अगर मैं आपके साथ रिवाइज सिलेबस की बात करूँगा। तो रिवाइज सिलेबस था मेरे पास ये रहा, ये तो 11th का है। क्लास 12th अकाउंटेंसी। जब मैं अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पे आता हूँ तो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में एक तो शेयर एंड शेयर कैपिटल है, वो हम लोग देख चुके हैं। ये कुछ पार्ट है थ्योरी वाला जो हमारा रह रहा है, थ्योरी है ये हम तो देख चुके हैं, ये हमारा भी रह रहा है। डिवेंचर में कहता है इशू ऑफ डिवेंचर्स। आप देखोगे कहीं पर भी आपको रिडम्पशन का पार्ट नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपका जो कोर्स है वो सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेट करता है, अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में नहीं है। अब मैं आपके साथ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अभी नहीं करूँगा, मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा इशू ऑफ डिवेंचर्स। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है वैसे ही कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है। लगभग सेम प्रोसीजर है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसमें एक टॉपिक आता है आपके पास इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। ये सेम वही टॉपिक है जो शेयर्स वाला होता था और इससे क्वेश्चन आता भी नहीं है।
जैसे ये मेरे पास टॉपिक आ रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। गौतम लिमिटेड ने इशू किए 10,000 डिवेंचर, 1,000 ईच, 10% के पेबल पे, प्रीमियम पे पेबल है 500, एप्लीकेशन 300, अलॉटमेंट 300, फाइनल कॉल। इसमें प्रोराटा नहीं होता, वो सब चीज़ें इसमें कुछ खास नहीं होती, फिर भी मैं इसको लास्ट में करा दूंगा आपको। मेन जो मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सेकंड वाले टॉपिक से, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। सेम टॉपिक आपने शेयर्स में भी किया था, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिबेंचर चैप्टर से। सेम टॉपिक है जो आपने उसमें किया था शेयर्स में, कि आप किसी कंपनी के एसेट परचेज कर रहे हो, तो आप एसेट परचेज करोगे तो आप एंट्री करते थे, आपको याद होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। सेकंड एंट्री जब आप करते थे तो आप वेंडर को पेमेंट करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट। इस बार टू शेयर कैपिटल नहीं आएगा, उसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे, इंस्टेड ऑफ शेयर कैपिटल हम लोग यूज़ करेंगे परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम पर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक पंगा और होता है कि डिवेंचर जो है वो प्रीमियम पर तो इशू हो ही सकते हैं, साथ ही साथ प्रीमियम डिस्काउंट पर भी इशू हो जाते हैं। डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से कम, तो अभी मैं आपको बताऊंगा उसका भी। अगर 100 रुपीज़ का डिवेंचर है फेस वैल्यू और वो 100 पर ही इशू हो रहा है, तो वो तो हो गया इशूड एट पार। 100 रुपीज़ का डिवेंचर है लेकिन वो इशू हो रहा है 120 पर, 110, 105, आई मीन मोर देन फेस वैल्यू, तो वो हो जाता था हमारे पास इशूड एट प्रीमियम। लेकिन अगर 100 का डिवेंचर है और वो 90 पर री इशू हो रहा है, तो वो हमारे पास हो जाता था इशूड एट डिस्काउंट। तो वो भी हम देखेंगे अभी। और जैसे कि हम उसमें निकालते थे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे, नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड, तो यहाँ पे भी वैसे ही निकलेगा, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। एक बार इसको नोट कर लीजिए, कहाँ से करना है, करना तो यहाँ से है, नोट कीजिए एक बार इसको। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए साथ के साथ। तो मेरे को ना शेयर्स चैप्टर में डाउट था, मैं क्लास के एंड में पूछ लिया, अभी पूछ लो। अभी पूछ लो सर। वो था ना एक मतलब ट्रीटमेंट जिसमें हम एक्सेस एप्लीकेशन को पहले अलॉटमेंट के फेस वैल्यू से होता था एडजस्ट, और कुछ प्रीमियम से होता था एडजस्ट। हाँ, तो ये कब होता है? जब अलॉटमेंट पे प्रीमियम होता है। तो ये करना जरूरी होता है या इसके चेक बिना भी हम करना लिख पड़ता सकते है, हैं? नहीं चेक करना पड़ता है सर। अगर एक्सेस अमाउंट फेस वैल्यू पर ही ख़त्म हो गया अलॉटमेंट की, तब तो बात ही ख़त्म हो गई। लेकिन अगर प्रीमियम तक गया है तो वो कैसे पता लगेगा, तभी तो पता लगेगा ना जब आप चेक करोगे। और मेन चीज़ ये है कि चेक कब करेंगे, जब अलॉटमेंट पे प्रीमियम होगा। ठीक है। तो नहीं लिखा मतलब कौन सा नहीं लिखा? सर अभी टेबल नहीं लिखा। लो लो।
सो ये एरो का क्या मतलब है? डिविडेंड एरो जो आपने नीचे। वही डिविडेंड ही है ना वो, कि डिविडेंड डिपेंड करेगा प्रॉफिट पर, उधर इंटरेस्ट अच्छा। जो होता है वो फिक्स होता है रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू कंपनी। हो जाए तो बता देना भाई। सो नीचे कर दो। जो आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश पे टिक लगाया हुआ है, हम्म। इसका क्या मतलब है? जैसे आपने नीचे सेकंड में तो उसके बाद जर्नल एंट्रीज है ना, जी। तो उसमें फर्स्ट में मतलब अगर फर्स्ट फॉर वाला कैश हमने होगा तो किया हुआ है पहले से ही, जैसे शेयर्स वाला है वैसे ही होता है, उसमें कुछ नया नहीं है, वही एप्लीकेशन वही अलॉटमेंट वही फर्स्ट कॉल वही सेकंड कॉल। लेकिन फिर भी मैं उसको एक दो क्वेश्चन आपको करा दूंगा। हो जाए तो बता देना। हो गया। हाँ या ना कुछ तो बोलो यार। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। ठीक है जी, आओ जरा आप। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं एक बार आपके साथ स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हरीश लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ ₹9,50,000। Purchase price was paid by issue of debentures at a discount of 5%। हरीश लिमिटेड ने फर्नीचर परचेज किया है 9,50,000 का। आंसर नंबर 5। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे? फर्नीचर टू फर्नीचर टू कैश। नहीं सर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कैश नहीं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट
50,000, 9,50,000। सेकेंड एंट्री। अब आप क्या कर रहे हो, आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो वो इशू कर रहे हो डिस्काउंट पर। तो देखिए किस तरीके से एंट्री करेंगे आप। वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, वरना ना लिखा होता है, जैसे ये लिखा 9% डिबेंचर, तो ये परसेंटेज गिवन होती है डिबेंचर्स के साथ, तो वो परसेंटेज डिबेंचर कहलाता है। 9% डिबेंचर हर बार ज़रूरी नहीं है ना 9% हो, कुछ भी हो सकती है। 8% डिबेंचर, 5% डिबेंचर। तो ये जो 8% 5% होता है इसको बोला जाता है इंटरेस्ट रेट भी कह लो, या फिर इसको हम लोग कूपन रेट भी बोलते हैं। मतलब इसका सेम इसकी है। एंट्री नहीं होती कुछ? नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ये नाम है। अगर आपने एक 100 रुपये का डिबेंचर परचेज किया 5% वाला, तो आपको उस 100 का 5%, 5 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा साल का। तो देना नहीं पड़ेगा कंपनी को? कंपनी को देना पड़ेगा ना, डिबेंचर होल्डर को हाँ। मिलेगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पर कंपनी को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 8% फेस वैल्यू का। यहाँ पर 9%। तो ये नाम हो गया उस डिबेंचर की, एक तरह से क्लास हो गई है। यहाँ पर गिवन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन नहीं है, तो मैं इसको परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट करके छोड़ दूंगा। अब मैं पहले निकालूंगा नंबर ऑफ सर डिबेंचर्स। डिस्काउंट तो एक्सपेंस नहीं हुआ? कंपनी का एक्सपेंस हुआ सर, एक्सपेंस है तभी तो डेबिट कर रहा हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड, ठीक है सर। कितने डिबेंचर इशू करने हैं, 9,50,000। कितने डिबेंचर्स इशू करने हैं, 9,50,000। एक डिबेंचर की क्या वैल्यू रहेगी, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू मान ली जाती है अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ। जैसे यहाँ पर फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो अगर फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको आप एज्यूम करोगे हमेशा डिबेंचर की 100 माइनस 5% का डिस्काउंट है, 95 आ गया। 10,000 आपके डिबेंचर इसका मतलब इशू हुए हैं। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू रहेगी 10,000 डिबेंचर इंटू 100, 10 लाख। वेंडर में जो अमाउंट ऊपर है वही रहेगा 950। डिस्काउंट में आप लिखोगे 50,000। 50,000 कैसे आया, 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर, 5 रुपये का डिस्काउंट है पर डिबेंचर। चेक कीजिए, नोट कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछिए। सो हो गया। गुड, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था। सर डिस्काउंट 5% गिवन है तो ये कैसे आया? मतलब हमने मल्टीप्लाई 5 से क्यों किया अगर परसेंटेज गिवन है? 5% गिवन है, फेस वैल्यू मैंने 100 एज्यूम कर ली, इस 100 का 5% ₹5 डिस्काउंट आ गया पर डिबेंचर। हर डिबेंचर पे 5 रुपये का डिस्काउंट रहेगा। नंबर ऑफ डिबेंचर मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, तो एक 10,000 डिबेंचर इशू हुए, 5 रुपये का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 50,000। 10,000 हाँ ठीक है सर, डिबेंचर समझ इशू आ हुए, गया। 100 रुपये का एक फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करके दिखाइए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्स लिमिटेड ने परचेज किया एसेट ऑफ ₹10 लाख,
एंड अ लाइबिलिटी ऑफ ₹5 लाख। आपने 10 लाख के एसेट परचेज किए, 5 लाख की लाइबिलिटी परचेज की। क्या एंट्री करते हैं हम पहली? एसेट टू वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिट नहीं सर, शेयर्स वाला चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा। टू लाइबिलिटी अकाउंट, 10 लाख के एसेट, 5 लाख की लाइबिलिटी, टू वेंडर्स अकाउंट। 5 लाख है ना? हाँ, तो वेंडर का आपका बैलेंस आ जाएगा कि जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। बीइंग बिजनेस टेकन ओवर, ये फर्स्ट एंट्री होनी थी जब आपने किसी का एसेट और लाइबिलिटी दोनों टेकन ओवर कर लिए। दूसरी एंट्री से पहले आप आगे पढ़ो। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 9% डिवेंचर, ₹100 फेस वैल्यू है, 25% के प्रीमियम पर। इस बार जो डिवेंचर इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर इशू हुए हैं। वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और पहले आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे? आपकी परचेज कंसिडरेशन, आपको पे कितना करना है? 5 लाख। एक डिबेंचर कितने का हो गया? 100 प्लस 25% प्रीमियम, ₹100 फेस वैल्यू प्लस 25% प्रीमियम, कितना आएगा ये? 4000। 4000 डिवेंचर्स आपको इशू करने हैं। वेंडर में ऊपर वाला अमाउंट आ जाता है, जहाँ पे भी परसेंटेज डिवेंचर है वहाँ पे फेस वैल्यू आएगी। 4000 डिवेंचर्स हो गए इंटू ₹100 फेस वैल्यू, 4 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने का प्रीमियम है? 25% यानी 25, 1 लाख। बीइंग डिवेंचर्स इशूड, नोट कीजिएगा। हो गया सर। हो गया सर। गुड। क्वेश्चन नंबर सर 7 ट्राई नरेशन क्या होती कीजिए। है? बीइंग डिवेंचर्स इशूड, सेकंड वाले की नरेशन है बीइंग डिवेंचर इशूड। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। देखिए, पूनम लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ रुपीज़, कितना है ये? 10 लाख। एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹6,50,000। तो पहली एंट्री तो आपके पास सिंपल आ गई। आंसर नंबर 7, एसेट अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लाइबिलिटी अकाउंट 6,50,000। तो जो डिफरेंस अमाउंट है आपका वो वेंडर में चला जाएगा, 3,50,000। बीइंग बिजनेस परचेज। सेकेंड एंट्री, अब सेकेंड एंट्री जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग होगी। पहला केस है जहां पर आपको पार पर इशू करना है, तो उसमें सिंपल जाएगी।
वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जितना पे करना था एज इट इज पे हो जाएगा, एट पार है 350 350। बी, बी में क्या है, पार नहीं है, बी में डिस्काउंट है 30% एट डिस्काउंट ऑफ 30%। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ, क्योंकि एंट्री जो बनेगी, एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे। कितना पे करना है, 350। 30% का डिस्काउंट है, 100 पे 30% का डिस्काउंट यानी 70 हो गया। 100 माइनस 30, चेक करो कितना आएगा। 5000। 7 5 35, ठीक है 5000। अब कैसे करेंगे आप, वेंडर में तो ऊपर वाला अमाउंट ही आ जाएगा 3,50,000। 5000 इंटू 30, 1,50,000 डिस्काउंट। यहाँ पर फेस वैल्यू रहेगी 5000 इंटू 100, 5 लाख। ये मेरा बी था। सी वाला जो है वो है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर टोटल आपको 3,50,000 पे करना था। अब ये 110 हो गया, ₹100 फेस वैल्यू, ₹10 प्रीमियम। कितना आएगा, सर तो पॉइंट्स में आ रहा है 3181 पॉइंट। 3181.818 है, तो आप 82 कर सकते हो। अब इसमें मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो, शेयर्स वाले चैप्टर में, अगर नंबर ऑफ शेयर वेंडर को पेमेंट करते वक्त पॉइंट में आ जाए तो क्या करना चाहिए। राउंड ऑफ करना चाहिए। नहीं सर, मैंने आपको बताया था ये जो पहले वाला पार्ट होगा ये डिबेंचर में इशू होगा, ये जो सेकंड वाला पार्ट होगा यानी आफ्टर डेसिमल, आफ्टर यानी फ्रैक्शन वाला पार्ट, वो कैश में इशू होगा। तो यहाँ पर एक अकाउंट आप और ओपन करोगे, टू कैश अकाउंट। वेंडर में आएगी जो पेमेंट होनी है वही 3,50,000। परसेंटेज डिबेंचर में आपके कितने डिबेंचर इशू हुए, 3181 इंटू फेस वैल्यू 100, 3181 इंटू प्रीमियम 10, और यहाँ पर आएगा आपका 0.82 इंटू 110, 318,100, 318,100। ये देख लो कितना आएगा, 0.82 इंटू 110, 90। 90.2 आ रहा है। हाँ वो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा सर। तो इसमें हमने 0.82 इंटू 110 क्यों कर रहा है? क्या कर दिया, 110 क्यों कर रहा है सर इंटू? क्योंकि आपके एक एक डिवेंचर का इशू प्राइस क्या है, 110। अब अगर किसी के हिस्से में 0.82 डिवेंचर आएगा तो वो 0.82 डिवेंचर की वैल्यू इशू प्राइस के अकॉर्डिंग ही तो मांगेगा।
आप उसे फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ी दोगे, क्योंकि बाकियों को तो आप डिवेंचर इशू प्राइस पे दे रहे हो 110 पे, तो आप उसे एक डिवेंचर पूरा नहीं दे पा रहे तो आप उसे कैश दे रहे हो, तो कैश भी तो आप उसी अकॉर्डिंग दोगे ना, शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही, डिवेंचर की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही। हाँ जी सर, समझ नहीं ठीक आया। है। और ये तो शेयर्स 110 क्यों हुआ? और ये शेयर्स वाले में भी था ये पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, नोट करो फटाफट। शिवान कुछ कह रहे थे बीच सर में। एक बार, हाँ ये समझ नहीं आया कि कैश में 110 से क्यों मल्टीप्लाई 0.82। सर आप अपने से अंदाज़ा लगाओ, 0.82 मान लो आपके हिस्से में आ गया, शिवान को जो है एक डिवेंचर पूरा नहीं मिला, उसको 0.82 डिवेंचर मिलेगा। तो अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि आपके हिस्से में देखो, दुनिया को अगर किसी को एक डिवेंचर मिल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको 110 रुपये मिल रहे हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही अगर किसी को 0.82 के अकॉर्डिंग जाएगा तो उसको भी तो 110 के अकॉर्डिंग ही दोगे ना आप। हम्म। वही चीज़ है, सिंपल, इक्विवेलेंट करना है आपको। अच्छा, तो ये सेम रूल शेयर्स में भी अप्लाई होता हाँ है ना? बिल्कुल सेम रूल था, वहाँ भी या क्वेश्चन कराया था सर। ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, कहाँ से करना है। ये तो फर्स्ट तो हो गया होगा, सेकंड कर लो। सर हाँ जी। सर हमने 2 बार नंबर ऑफ डिबेंचर्स क्यों निकाला? भाई एक बार डिस्काउंट का केस था तो उसके लिए निकाला, एक बार प्रीमियम का केस था तो उसके लिए निकाला। अरे भाई एक क्वेश्चन में तीन ओके सर। क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसमें ज़रूरत नहीं है, निकालोगे तो भी सेम आएगा। ये दोनों अलग अलग हो गए, इन दोनों के लिए निकालना पड़ा। हाँ जी सर। हो गया नोट। यस